हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। कल जो हम चैप्टर बनाए थे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का मैथ का बीटीसी का हमने सवाल किया था 1.2 का। आज उसमें कुछ जो बाकी लग गया है उस सवालों को आज हम पूरा करेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास हम 10वीं क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का दूसरा एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का हम सवाल करेंगे। कल सवाल कर लिए थे, उन सवालों का कुछ जो बाकी रह गया था उसमें से कुछ सवाल आज किया जाएगा। हाँ, हमने पढ़ा था अंकगणित की। कल एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या पढ़ा था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हुए हैं वो इसके पहले एक वीडियो है उसको देख लेंगे, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को ठीक ढंग से समझ लेंगे और सवाल शुरू से वो कर पाएंगे। चलिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कल हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 24 को है ना, तो 2 से भाग लगाएंगे 12 मंथ में, फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 मंथ में, फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 मंथ में। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुने 3 प्राप्त होता है। इसे हम 2 चूंकि 3 बार है तो 2 का पावर 3 गुने 3 हम लिख लेंगे। अगर इसके क्रम पे हम विचार न करें, अर्थात कि इस 3 को इधर और इस 2 का पावर 3 को इधर लिखें, तो इसके लिखने के सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके होते हैं यदि हम क्रम पे ध्यान न दें। इसके लिखने के क्रम पे हम ध्यान दें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी। कल डिटेल में पढ़े ही थे, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने सोचा शुरुआत में थोड़ी बहुत आपको बता दी जाए चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। इसके पहले वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये यहां तक हम कल कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है हमारा 12, 15 और 21 लिखेंगे। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए हमने क्या किया कि 12, 15 और 21 का सबसे पहले सॉरी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 का, ये भाग लगेगा बाबू 2 से, 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 15 का 3 से भाग लगाएंगे, 3 बचे 15, ठीक। फिर 21 का 3 से भाग लगेगा, 3 सते 21। कोई दिक्कत? ये सिंपल है, ये करना सबको आएगा। अतः अभाज्य गुणनखंड 12 का 12 बराबर कितना है, 2 बार आया है बाबू, तो 2 का स्क्वायर गुने 3, ठीक। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुने 5, 3 गुने 5। चलिए, अब 21 की बात करते हैं, तथा लिख लेंगे। 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 21 का आ गया 3 गुने 7, ठीक है। इतनी बाबू बात समझ में। जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को हम लिख लेंगे इस प्रकार से, एक साथ सजा लेंगे, लिखेंगे। अब 12, 15 और 21 का मौसा बराबर क्या लिखेंगे, 12, 15 और 21 का मौसा, 12, 15 और 21 का मौसा। मौसा हमने क्या बताया है बाबू कि जो सब में मिल जाए, जो दी हुई संख्याओं में सब में मिल जाए उसकी सबसे छोटी घात को लेंगे। अब मौसा में देखिए कि 3 सब में मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है ना, 3 सब में मिल रहा है, तो मौसा क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हमारा एक आ गया, मौसा निकालना था, मौसा निकाल दिए। पुनः कह रहा है कि इसका लौसा भी ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए लौसा ज्ञात करते हैं। तथा 12, 15 और
21 का लसब, 12, 15 और 21 का लसब बराबर हमने कहा था कि जो मिलेगा उसकी सबसे बड़ी घात, तो इसमें 3 मिल रहा है, 3 का कोई बड़ा घात नहीं है क्योंकि 3 सब में एक एक बार ही नहीं आया। तो पहले लिख लेंगे 3 क्योंकि 3 मिल रहा है। उसके बाद 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2, ठीक है। उसके बाद 5 है और 7 है। लसब में बाबू जो नहीं मिलेगा उसको जैसे का तैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 3 गुने 2 का पावर 4 का 2 का पावर 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, गुने 5 गुने 7। चलिए 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60। अब देखिए 12 पच्चे कितना हो गया बाबू, 12 पच्चे हो जाएगा 60, और 60 में 7 से गुना कर देंगे, 7 से 42, 420। आंसर क्या हो जाएगा 420। 5 के 20, 20 के 60 और 7 सके 42, 420। तो मौसा कितना आ गया हमारा, एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने मौसा कितना लाया, मौसा आ गया हमारा 3 और लसा कितना आ गया 420। एक बार फिर देखेंगे 12, 15 और 21 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करनी है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद बारी बारी से निकाल लेंगे। मौसा कैसे निकालेंगे, जो सब में मिल जाएगा उसका सबसे छोटा वाला घात, और लसा कैसे निकालेंगे, जो सब में मिलेगा उसका बड़ा वाला घात, और जो नहीं भी मिलेगा उसको एज इट लिखकर हम मौसा निकाल लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 17, 23 और 29। लिखेंगे 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, चलिए हम किसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 17, 23 और 29। ठीक है बाबू, देखिए 17 में भाग बाबू सिर्फ 17 से लगेगा, ठीक। 23 में भाग सिर्फ 23 से लगेगा क्योंकि ये स्वयं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। 29 में भाग सिर्फ 29 से लगेगा। नीचे क्या आ रहा है बाबू, सब में 1 आ रहा है, ठीक है, समझिए। अतः 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया बाबू, 17 गुने 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 23 गुने 1। 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 29 गुने 1, ठीक। अब हमें निकालनी है इन तीनों संख्याओं का लसा और इन तीनों संख्याओं का मौसा। चलिए बात करते हैं। अतः 17, 23 और 29 का अभिष्ट मौसा, अभिष्ट मौसा। अब देखिए कौन सी संख्या मिल रही है बाबू इन तीनों में, इन तीनों में सिर्फ जो संख्याएं मिल रही है वो संख्या है 1, जो तीनों में मिल रहा है। कौन सी संख्या मिल रही है, 1, जो तीनों में मिल रही है। तो मौसा क्या हो जाएगा हमारा 1। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर हो गया है ना। ऐसे भी चर्चा की जाती है कि अगर कुछ न मिले तो मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सअभाज्य संख्याओं के मौसा हमेशा 1 ही प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं लौसा की। तथा 17, 23 और 29 का लौसा बराबर जो मिला उसको लिख लीजिए, 1 मिल गया सब में, बाकी जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख लीजिए। 17 गुने 23 गुने 29 है ना, 1 लिख लेंगे, ठीक लगेगा, क्योंकि जब 1 की चर्चा के लिए हमने मौसा निकाला है तो 1 को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। इन तीनों का गुणनफल निकाल लेंगे, 17, 23 और 29 का जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुना कर लेंगे, थोड़ी सी बड़ी संख्या है। 23 में 17 से गुना करेंगे, 17 तिया का और 1 हाथ में लगा 5, 17 दूना 34 है 5 39। अब इसमें गुना कर लेंगे, 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इतना तो आएगा आप सबको बाबू, जो भी आएगा इसको लिख लेंगे, वो हमारा लस होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2 नंबर
तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। लिखेंगे 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए हमने जो, एक बार मान लीजिए, हमने जो शुरू में पढ़ा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को उसके प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हम उसके क्रम पर विचार न करें। तो हमेशा अगर अभाज्य गुणनखंड विधि का चर्चा करेगा, जो भी दिया रहेगा हम समक्ष में उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर लसा और मासा निकालना, ये तो बचपन से करते आ रहे बाबू, आप 4th क्लास में भी किए होंगे, 5 में भी किए होंगे, है ना, 6, 7, 8, 9 करते करते 10 क्लास में आ गए, इतना तो आपको अंदाजा होगा। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 नहीं कटेगा बाबू, 2 से कट जाएगा एक मर्द में, उससे सेम वैल्यू रहनी है तो उसको नहीं करेंगे। 9 का करेंगे, 3 तिरका 9, ठीक है। 25 का करेंगे, 5 25। अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 एकम 2 कर लीजिए, क्योंकि कॉमन ढूंढ पाना मुश्किल है, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ठीक है। ये बात समझ में लिखेंगे। अतः 8 बराबर 2 का पावर 3 गुने 1, 9 बराबर 3 का पावर 2 गुने 1, देखिए, तथा 25 बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 5 का पावर 2 गुने 1। अब इन सब में अगर बात करें कि क्या मिल रहा है, इन सब में पुनः क्या मिल रहा है बाबू, 1 मिल रहा है, अन्य कोई संख्याएं नहीं मिल रही है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 8, 9 और 25 का अभिष्ट मासा बराबर क्या मिल रहा है सब में, तो सब में मिल रहा है 1, तो लिख लेंगे 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तथा लिखेंगे 8, 9 और 25 का लसा बराबर, है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और 1 सब में मिल रहा है। 2 का पावर 3 का वैल्यू 8, 3 के पावर 2 का वैल्यू 9 और 5 के पावर 2 का वैल्यू 25। 8 9 72, 72 में बाबू 25 से गुना कर लेंगे, 25 लगा 50 का शून्य, हाथ में लगा 50, 25 7 175 और 5 180, टोटल वैल्यू हो जाएगा 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो गया हमारा, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आया गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखिए सवाल 2 नंबर वाला आता है, पूछता है आसान सवाल पूछेगा। एक मिनट, थोड़ी सी खांसी हो गई है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ये सब उतने बड़े सवाल नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है सवाल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 की 306 और 657 का औसत दिया हुआ है बाबू 9 दिया हुआ है, और एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, इससे पहले लिखिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बराबर 657। पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं, और दिया है, लिख लेते हैं, दिया है 306 और 657
306 और 657 का मौसम, 306 और 657 का मौसम कितना दिया है बाबू? तो 9 दिया है। कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है, अब बनाएंगे हम सवाल कि हल कैसे करेंगे। ये तो मान लिए कि पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और दिया है 306 और 657 का मौसम 9 दिया है। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि इसमें लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुणे मौसम, यानी जो दोनों संख्याएं दी हुई रहती है उनका लसा और मौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं क्या है? 306 गुणे 657 और लौसा निकालनी है हमें। लौसा दिया नहीं है लेकिन मौसा दिया हुआ है 9। मौसा दिया हुआ है 9। अब देखिए 9 से काट लेते हैं इसको। 9 तिरके 27, 3 9 चौके 36, इसलिए लौसा बराबर हो जाएगा बाबू हमारा 657 गुणे 34। कितना? 657 गुणे 34। गुना कर लेते हैं 657 में कितना से? 34 से। 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 तिरके 21, 5 3 15, 2 17, 6 तिरके 18, 1 19, 8 2 1 3 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। 22,338, 22,338 ये क्या हो जाएगा हमारा? लॉस हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लॉस और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये समझ गए होंगे। देखिए इस प्रकार का सवाल आपको वस्तुनिष्ठ में भी पूछेगा और इस प्रकार का सवाल आपको 2 नंबर वाले सवाल लघु उत्तरीय में भी पूछेगा। तो ये एक प्रकार का सवाल ऐसा पूछता है तो इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद 6 जहाँ तक तबीयत अलाउ करेगा वहां तक आज की क्लास होगी। लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है बाबू, हमारे यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू है। अभी 2 दिन पहले तक तो ठीक चल रहा था, कल से बहुत ही गड़बड़ चल रहा है ना। अगर कोई वीडियो देखना चाहे तो वीडियो भी नहीं देख पा रहा है अभी, तो ऐसे में तो लाइव नहीं हो पाएगा। लाइव जाने पर ये आपको लेटर्स ठीक ढंग से दिखेंगे नहीं, अक्षर नहीं दिखेगा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके ही डाला जा सकता है। पुनः जैसे नेटवर्क ठीक होगा लाइव आने का प्रयास किया जाएगा कि जो आपको 7 से 8 का जो समय बताया गया है ये होगा, है ना। जब व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो होगा, जब तक नहीं हो रही है तब तक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। हर रोज प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे कि जिस परिवेश में आप रहते हैं, अगर उस परिवेश के हिसाब से कोई आपको पढ़ा रहा है, आपको अपनी भाषा में चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार में बैठे हैं पश्चिमी चंपारण जिले के किसी गांव में और पढ़ाई कर रहे हैं किसी उत्तर प्रदेश के टीचर से जो वहाँ की अपनी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, या उत्तराखंड के टीचर से। नहीं, आपके यहाँ भी बहुत ही टीचर है पढ़ाने वाले, उनसे पढ़िए। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। चलिए एक संदेश था, अब क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या करना है। व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, सॉरी यहाँ पे n छूट गया, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल क्या है? व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए सवाल यह हमारा
चलिए हम व्याख्या करते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये चीजें हमें बतानी है कि क्या 6 के पावर n यानी 6 कोई n कोई प्राकृत संख्या है। n क्या है? कोई प्राकृत संख्या कह रहा। अगर n का कुछ भी मान रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो कह रहा है कि इसका कोई ऐसा मान प्राप्त होगा जिसके इकाई अंक में क्या हो? शून्य प्राप्त हो। जैसे 6 का पावर 1 रखेंगे, वैल्यू 6 प्राप्त होगा। 6 का पावर 2 रखेंगे, वैल्यू 36 प्राप्त हो जाएगी। 2 बार ही गुना करेंगे। 6 के पावर 3 रखेंगे, पुनः 36 में 6 से गुना करेंगे, 216। तो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई मान होगा जो इसके इकाई अंक में क्या आएगा? शून्य आएगा। देखिए हमने तो करके देखा लगातार 3 पावर 1 2 3 करके देखा, आगे भी करेंगे। लेकिन 6 को जितनी बार आपस में गुना कीजिए बाबू, इकाई अंक में 6 ही आएगा, शून्य नहीं आएगा। ये तो हम जनरली जानेंगे। अब लॉजिकल इसका आंसर कैसे देंगे इस बात को सुनते हैं। ठीक है, चलिए। यदि n के किसी मान के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगा। हमने क्या लिखा बाबू? चलिए इसको ठीक तरह से समझेंगे। बच्चे इसमें गड़बड़ हो जाते हैं। कैसे गड़बड़ होता है? तो बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इसको रटना शुरू करते हैं। रटना नहीं है, पहला चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती है जो आप रटने का प्रयास करते हो, रटना नहीं है। लिखना क्या है वो अपना विचार आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बस ऐसा लिखे कि दूसरा कोई आपका कॉपी देखे तो उसको समझ में आए कि आपने लॉजिक क्या दिया है, कैसे आपने समझाया है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमने कहा कि यदि n के किसी मान के लिए, ये मान लिया कि यदि n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होता है। अगर देखिए किसी भी संख्या की बात करें, यहाँ पे कोई भी अंक और कोई भी अन्य डिजिट हो, अगर इकाई अंक शून्य है, इकाई अंक पे 0 है, इसका मतलब क्या है? सॉरी कि वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 2 और 5 से विभाजित होगी। ये विभाज्यता के नियम का था। एक मिनट। सॉरी, चलिए। अर्थात देखेंगे, अर्थात 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 और 5। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में इसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 2, सॉरी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 भी शामिल होगा। अब देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 6 के पावर n अंक है और n का मान मान लीजिए 200 आप रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए 200, यानी आप 6 को 200 बार गुना कीजिए। ठीक है, तो अगर आप 200 बार 6 को गुणा करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यदि इसके अंत में शून्य आएगा गुणा करने पर इसके वैल्यू में, तो इसका जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 भी शामिल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 और 5 शामिल न हो, 2 और 5 शामिल होना है। अगर अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 10 के रूप में। जैसे मान लीजिए कि 10 को शामिल करते हैं तो भाग देंगे 2 बचे 10, 2 और 5 शामिल है। अगर 20 है भाग देते हैं 2 से, 2 दहा के 20, फिर 2 बचे 10। देखिए इसमें भी 2 और 5 शामिल है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में शून्य होता है
उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 शामिल होते हैं। ठीक है, अतः अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बाबू। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका प्राप्त होगा बाबू 2 गुने 3 और इसके पावर n के 2 गुने 3 और इसका पावर n, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड बाबू क्या हो जाएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 के रूप में होगा। कीजिए 2 3 6, इसमें 5 नहीं आ रहा, इतनी बात हमें जाननी है कि इसमें 5 नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखिए देखेंगे, चूंकि यहां हम देखते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि n के किसी भी मान पर 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए, हमने क्या कहा कि इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए बाबू, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 शामिल होने चाहिए, अन्य संख्या भी शामिल हो लेकिन उसमें 2 और 5 भी होनी चाहिए। लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि इसमें 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 6 के पावर n अंक का ऐसा कोई मान नहीं होगा जो शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको एक और सवाल होमवर्क के रूप में देते हैं, घर पे आप प्रयास कीजिएगा बनाने का। 6 के पावर n है, ये दे देता है 4 के पावर n, क्या दे देगा 4 के पावर n, ये दे देगा 8 के पावर n के रूप में, ये दे देगा 12 के पावर n के रूप में। तो जिस भी होगा प्रोसेस सेम होगा, जहां जहां 6 है बाबू वहां वहां अंकों को बदल देंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। चाहे वो सवाल आपके आलोक प्रकाशन के किसी किताब का कोई सवाल हो या बीटीसी का सवाल हो, सारे सवाल बन जाएंगे, सिर्फ इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के चीज़ों हम समझ रहे हैं और सर समझा पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा ये सवाल, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। व्याख्या कीजिए कि 6 नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये बतानी है कि ये दोनों संख्याएं जो दी हुई है ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये बताना है। चलिए ए नंबर में हम ले लेते हैं, एक संख्या दी हुई है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, है ना, ये हमें बतानी है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। चलिए लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, देखिए हमें क्या करना है, इन भाज्य, इसको साबित करना है कि ये भाज्य संख्या है। तो एक तो आप बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट गुना करेंगे और जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि भाज्य संख्या है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या से कट रहा है, कौन सी संख्या से नहीं कट रहा है ना। हम एक प्रोसेस के तहत इसको जानेंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हमने आपको पढ़ाया था। भाज्य संख्या में पढ़ाया था जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, और अभाज्य संख्या में बताया था जिसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब उनमें भाग लग सके, सिर्फ 2 ही संख्या हो सके। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य
संख्याओं के अपवर्तक, भाज्य संख्याओं के अपवर्तक 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? 2 से अधिक होते हैं। भाज्य संख्याओं का अपवर्तक 2 से अधिक होते हैं। जैसे समझेंगे, यदि हम 24 ले ले और कहें कि 24 में किन किन संख्याओं से भाग लग सकता है, तो ध्यान दीजिए 24 में 2 से भाग लगा सकते हैं बाबू, 3 से भाग लगा सकते हैं, 4 से भाग लगा सकते हैं, 6 से भाग लगा सकते हैं, 12 से और पुनः 24 से और इसके पहले 1 से भी भाग लगा सकते हैं। अब देखिए भाज्य संख्याओं का मतलब क्या है कि उसके अपवर्तक 2 से अधिक है। अब देखिए 1 और स्वयं से तो प्रत्येक संख्या विभाजित होगी, वो अभाज्य संख्या भी विभाजित होगी, लेकिन उसके अलावा 2 से अधिक जिसके भी अपवर्तक होंगे वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के अपवर्तक 2 से अधिक होते हैं, अब देखते हैं कि क्या इसके अपवर्तक 2 से अधिक है या क्या कह रहा है। संख्या क्या है? अतः संख्या बराबर संख्या क्या है? 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13। अब ध्यान से देखिए, ये सब क्या है? मल्टीप्लाई के रूप में। किसमें है बाबू? मल्टीप्लाई के रूप में। इसमें कॉमन ले सकते हैं, ये 2 पदों में, 2 पदों में है तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लें, यहाँ पे बच जाएगा 7 गुना 11 और प्लस 1, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, क्योंकि 13 तो निकल जाएगा बाहर। अब देखिए इसमें बाबू 13 इंटू 11 सते 77 और प्लस 1, तो ये प्राप्त हो जाएगा 13 गुने 77 1 78। अब देखिए इस संख्या का जो भी मान हो गुना करने पर वो 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, और 13 और 78 दोनों से भी विभाजित होगा। अतः देखिए, अतः दी गई संख्या के अपवर्तक 2 से अधिक है। दी गई संख्या का अपवर्तक कितने हैं बाबू? तो 2 से अधिक अपवर्तक है, संख्या दी गई है, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 संख्या एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अपवर्तक 2 से अधिक है। ठीक है बाबू, ये बात समझ में आई? ये संख्या कैसी संख्या है? ये संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अपवर्तक 2 से अधिक है। क्यों 2 से अधिक है? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन लिया 13 गुने 78, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 1 और स्वयं से विभाजित होगा। जैसे हम बात करें 3 गुने 4 है ना, अगर कहें इसको गुना करने पे 12 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये 1 से भी विभाजित होगा और 12 से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन जिसका मल्टीप्लाई है ये उससे भी विभाजित होगा। आई बात समझ में? तो 13 गुने 78 से भी विभाजित होगा, तो इसके अपवर्तक 2 से अधिक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब अगला सवाल है, इसीलिए बनाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई चीजें। अब चलिए ज्यादा मिटाएंगे नहीं, जो सवाल है सिर्फ सवालों को हम कर लेंगे, ठीक है, बाकी चीजों को हम वैसे ही कर देते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है बाबू, संख्या क्या है? चूंकि हम बात यही लिखेंगे, क्योंकि एक ही चीज दोनों में सिद्ध करना है कि चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के अपवर्तक 2 से अधिक होते हैं, तो क्या लिखेंगे? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अगर इस संख्या में देखें तो 5 भी एक गुणनफल है और 5 उधर भी है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, क्या बच जाएगा बाबू? क्योंकि 5 एकम 5, 5 तो इधर आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 5 गुने, गुना कर लेते हैं, 3 गुना 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24, और 24 में बाबू 6 से गुना कर लेंगे, 6 चौके 24 का 4 हाथ लगा 2, 6 दूना 12 2 14 144, 144 में 7 से गुना कर लेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, हाथ में लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, कितना आ गया? 1008 प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, तो ये किस रूप में आ जाएगा? 5 गुने 1009। किस रूप में आ गया? 5 गुने 1009। अब देखिए 1009 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा, कौन संख्या प्राप्त होगा बाबू? अब देखिए 9 5 45,
0.5 एकम 5 गुना करने पे ये संख्या प्राप्त होगी। तो ये संख्या 1 और स्वयं से तो विभाजित होंगी ही होंगी, ये संख्याएं 5 से भी विभाजित होंगी और 9 से भी विभाजित होंगी। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में है। तो इसके लिए देखिए 2 से अधिक अपवर्तक निकल गए, है ना। अतः दी गई संख्या का अपवर्तक 2 से अधिक है ना। 5 और 109 भी है। अतः जो संख्या है, कौन सी संख्या, तो देख लीजिए ऊपर लिख लीजिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, ये जो संख्या है बाबू, ये संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पा रहे हैं और आप ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि वीडियो बनाने में या किसी भी प्रकार के अगर आपको परेशानी हो रही होगी, चाहे समझने में, चाहे आवाज़ में या अन्य किसी भी परेशानी को, तो आप मैसेज जरूर करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। चलिए इस चैप्टर का अंतिम सवाल लेते हैं। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है ना, अंतिम सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए सवाल समझते हैं। क्या रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ पे 2 लोग हैं। कौन कौन? एक तो सोनिया है और दूसरा रवि है। तो यहाँ पे सोनिया और रवि 2 लोग हैं, एक जगह से यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करते हैं, है ना। और एक ही दिशा में लगाते हैं, किधर लगाते हैं? ये एक ही दिशा में इधर चक्कर लगाते हैं। और कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट? 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। इस वृत्ताकार जो पथ है इसको पूरा करने में। तो जो पहले पहुंचेगा बाबू, वो पहले निकल जाएगा। रवि पहले पहुंचेगा, सोनिया इधर रहेगी कहीं, फिर रवि आगे की ओर भाग जाएगा। अर्थात ये एक बहुत चक्कर लगाएंगे। उसके बाद ऐसा समय आएगा कि जब दोनों एक ही स्थान पे होंगे। क्योंकि अगर रवि पहले पहुंच जाता है यहाँ पे, सोनिया यहाँ पे रुक जाती है, क्योंकि सोनिया को तो 6 मिनट अधिक लगेगा। पुनः रवि पहुंच जाएगा। हो सकता है कि सोनिया जब तक यहाँ पे पहुंचे, रवि यहाँ तक पहुंच जाएगा। फिर दूसरे चक्कर में रवि यहाँ तक पहुंच जाए, तीसरे चक्कर में रवि यहाँ तक, चौथे चक्कर में यहाँ तक, पांचवें, ऐसे करते कोई एक चक्कर होगा जहां पे रवि और सोनिया एक स्थान पे होंगे। क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो ये संभावना है कि दोनों एक स्थान पर। कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, दोनों का लहसा निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब चलते हैं, बनाते हैं इसको। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस बात को देखिए। एक ही स्थान एक ही समय पे चलना, एक ही दिशा में कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, है ना। देखेंगे चूंकि कितने समय बाद सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। लाइट, शायद लाइट कट गया, दिखाई दे रहा है ये चीज, चेहरा नहीं आ रहा है साफा बिल्कुल। लाइट कट गया। इस सवाल को फिर कभी कर लिया जाएगा। सिर्फ क्या करना है इसका, देखिए प्रारंभिक स्थान पे होंगे, या ज्ञात करने हेतु 18 और 12 का लॉस ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? ज्ञात
करना होगा। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अतः 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अब देखिए ये तो जो लिख रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक, करने पर तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छके 12, 2 तिहाई 6, ठीक है। 18 का है ना, 2 9 18, 3 3 के 9। हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है बाबू, चलिए तो मौसा निकाल लेते हैं, लिखेंगे। अतः 12 और 18 का लॉसर, मौसर नहीं सॉरी लॉसर निकालना है। लॉसर बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्याएं मिले। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 गुने 3 और 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 का पावर 2। अब इसमें क्या है ना बाबू कि इसमें दोनों संख्याएं मिल रही है, 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। ठीक है, हमने कहा कि लॉसर निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली जो घात होगी उसको लिखेंगे। तो 2 का पावर 2 लिख लेंगे और 3 का पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि लॉसर निकालना है तो बड़ी वाली घात लिखेंगे, मौसा निकालना होता है तो छोटी वाली घात लिखेंगे। 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, लॉस आ गया, नीचे लिख देंगे। अतः रवि और सोनिया पुनः एक साथ 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाती है। अगले दिन हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक, और उसके जो भी प्रमेय होंगे उसको पहले पढ़ के 1.3 पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं 1.1 आपने समझा होगा, 1.2 भी आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए, लाइट नहीं है, लाइट कटा हुआ है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।